भारत को 15 अगस्त 1947 में आजादी मिली थी और ये संभव हो पाया था हजारों फ्रीडम फाइटर्स के फियरलेस लीडरशिप की वजह से। बट दोस्तों, एक ऐसे व्यक्ति का नाम कई बार उठा है इंडिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट में, जो कि काफी ज्यादा अनकॉमन और अजीब है यार। इस व्यक्ति का नाम एडोल्फ हिटलर है। ना तो आपने कुछ गलत सुना है और ना ही मैंने कुछ गलत कहा है। और यार, इस इंसान को इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत भी नहीं है, बिकॉज इसके कारनामों से पूरी दुनिया वाकिफ है। बट यहाँ सवाल यह आता है कि इस बंदे का नाम इंडिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट में आखिर क्यों आ रहा है। ओके, और ज्यादा कंफ्यूज नहीं कर सकता मैं। इस वीडियो को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट एक डिफरेंट स्टोरी दिखाएगा और दूसरा पार्ट जो है काफी हद तक मेरी ओपिनियन को बताएगा। तो दोस्तों, दोनों पार्ट्स को आप जरूर कंप्लीटली देखना और तभी आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि ये चीज किस हद तक सही है और किस हद तक गलत है। तो वीडियो का अंत तक जरूर देखते रहना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको 3 टाइम फ्रेम्स पता होना काफी ज्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। पहला टाइम फ्रेम है 1919 टू 1947 और ये वो दौर था जब इंडिया में नेशनलिज्म अपने पीक पे थी। दूसरा टाइम फ्रेम है दोस्तों 1939 से 1945 और ये वो दौर है जब वर्ल्ड वॉर 2 यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। अब तीसरा जो टाइम फ्रेम है इसे अभी फिलहाल के लिए राज ही रखते हैं और इसे मैं वीडियो के सेकंड पार्ट में रिवील करूंगा, तो तब तक वीडियो को देखते रहो, थोड़ा वेट करो। अब पहला टाइम फ्रेम 1919 टू 1947 इसलिए यहाँ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज इस दौर में भारत की आजादी की लड़ाई अपनी चरम सीमा पर थी। इस दौर में कहीं बड़े इंसिडेंट्स हुए और यहाँ पे कहीं बड़े बड़े मूवमेंट्स भी हुए नेशनलिज्म के, इसलिए ये दौर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इस वीडियो का, जिसमें इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के लिए सबसे ज्यादा लड़ाइयाँ हुई। इंडिया ब्रिटेन की सबसे बड़ी कॉलोनी हुआ करती थी एंड ब्रिटेन एक तरह से इंडिया पे काफी ज्यादा डिपेंडेंट था फॉर फूड ग्रेन्स, स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स, ज्वेलरी एटसेट्रा। एंड ब्रिटिशर्स के लिए इंडिया इसलिए भी काफी ज्यादा जरूरी था बिकॉज ब्रिटिशर्स इंडियन से काफी ज्यादा काम करवाते थे बिना उन्हें पैसे दिए, या वो काफी कम पैसे देते थे, बट स्टिल वो इंडियन से काफी ज्यादा टैक्स वसूल करते थे। और इंडिया के जो किंग्स या फिर इंडिया के जो प्राइवेट बिजनेस पर्सन्स थे वो भी एक तरह से ब्रिटिशर्स के हाथ में ही थे और उनके वजह से ये डोमिनेशन और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। 1919 में 2 काफी इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे जिन्होंने इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल को और नेशनलिज्म को एक अलग ही आग दी। पहला था द पासिंग ऑफ द रोलैट एक्ट, जिसे ब्लैक एक्ट के नाम से भी जाना जाता। दूसरा था द जलियनवाला बाग मसला। इन घटनाओं के होने के कुछ साल बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, शहीद भगत सिंह जी के द्वारा किया गया दिल्ली असेंबली बॉम्बिंग्स, ऐसे कई सारे इवेंट्स हुए नेशनलिज्म के। बट वेट, इन सब में हिटलर का रोल क्या है और उसका नाम इस टॉपिक में आखिर क्यों उठ रहा है? तो इस सवाल का जवाब के लिए हमें जाना पड़ेगा अपने सेकंड टाइम फ्रेम पे। जो मैंने 2 टाइम फ्रेम्स बताए थे उसके सेकंड टाइम फ्रेम पे, जो कि है 1939 से 1945 और इस दौर में हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध। अब ब्रिटेन और जर्मनी ये दोनों कट्टर दुश्मन थे वर्ल्ड वॉर 2 में एंड हिटलर जो था ये जर्मनी का जनरल था। बट यहाँ पे एक ऐसे भारतीय व्यक्तित्व थे जिन्हें हिटलर से दोस्ती करने में काफी ज्यादा इंटरेस्ट, और इन महान व्यक्तित्व का नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजिक अप्रोच इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में एक काफी बड़ी रोल अदा करती है, जिसके बिना शायद इंडिया की जो नेशनलिज्म है वो काफी हद तक फीकी रह जाए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया था जनरल मोहन सिंह के साथ। अब यहाँ पे एंट्री होती है एडोल्फ हिटलर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडिया से एस्केप करके जर्मनी जा पहुंचे थे अफगानिस्तान और सोवियत यूनियन के रास्ते, और उनका एम था हिटलर से मुलाकात करके उनसे कुछ बातें करना। उन्हें अच्छे से पता था कि जर्मनी जो है ये ब्रिटेन की कट्टर दुश्मन है और वर्ल्ड वॉर 2 के शुरुआती दौर में ही जर्मनी जो है ये ब्रिटेन से काफी बड़ी युद्ध लड़ चुका था जिसका नाम था बैटल ऑफ ब्रिटेन, जिसमें जर्मनी ने ब्रिटेन पे कहीं सारे अटैक्स किए थे और ब्रिटेन ने उन्हें डिफेंड किया। साथ ही यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के दिमाग में एक और स्ट्रेटेजी भी काम कर रही थी और वो ये था कि जर्मनी जो है वो हिटलर के अंडर में ब्रिटेन का काफी ज्यादा नुकसान कर सकता था और वहाँ पे इंडिया में ऑलरेडी नेशनलिज्म अपने पीक पे था। वहाँ पे ब्रिटिश राज को काफी ज्यादा सप्रेस किया जा रहा था इंडियंस के द्वारा। और दोस्तों, यहाँ पे अगर ऐसा होता तो ब्रिटेन इंडिया को नहीं संभाल पाता, ये वर्ल्ड वॉर 2 भी संभाल रहा था यहाँ पे, और वो इकोनॉमिकली काफी ज्यादा वीक पड़ जाता, लाचार पड़ जाता और मजबूरन उसे इंडिया को यहाँ पे आजाद कराना पड़ता। बट यहाँ एक दिक्कत ये आ गई कि हिटलर ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को फुल सपोर्ट देने से झिझक दिखाई और उन्हें एक निराशाजनक रिस्पॉन्स दिया।
बट यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज का गठन करने में सक्सेसफुल रहे, जिसे फ्री इंडियन लीजन के नाम से भी जाना जाता है। आजाद हिंद फौज को इनिशियली जर्मन आर्मी के यूनिट के रूप में बनाया गया था और इसके शुरुआती दौर में इसके मेंबर्स थे इंडियन स्टूडेंट्स जो कि जर्मनी में रहते थे और इंडियन प्रिजनर ऑफ वॉर्स जिन्हें अफ्रीकन कैंपेन में पकड़ा गया था और उन्हें जर्मनी वापस भेज दिया गया था। शुरुआती दौर में जर्मनी ने आजाद हिंद फौज को ट्रेन करने में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मदद की थी एंड उनका एम था ब्रिटिश को खदेड़ देना। एज इंडिया एज वेल एज जर्मनी दोनों का एम एक ही था। तो यहाँ पे दोस्तों दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये टेक्निक काम आ रही थी। बाद में जर्मन मिलिट्री के मदद से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे वो एक जर्मन सबमरीन के हेल्प से जापान जा पहुंचे। अब दोस्तों ये जो जापान का आगे का स्टोरी है इसे हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे एज ये टोटली ऑफ द टॉपिक चला जाएगा। अब यहाँ तक तो हिटलर ने काफी हद तक मदद कर दी थी बट वो भी कहीं ना कहीं ये सब अपने प्रॉफिट के लिए ही कर रहा था। साल 1939 से लेकर 1945 के बीच ब्रिटेन ने लाखों सोल्जर्स और सिविलियंस गंवाए थे, मेनली जर्मन अटैक्स एंड बॉम्बिंग्स की वजह से। साथ ही ब्रिटेन की इकोनॉमी को काफी हेवी लॉसेस झेलने पड़े थे इन अटैक्स की वजह से और बाद में अमेरिका ने ब्रिटेन को फाइनेंशियली मदद की। और दोस्तों ये एक काफी बड़ा रीजन माना जाता है जिस वजह से ब्रिटिश जो है वो 1947 में फाइनली इंडिया छोड़ के चले गए थे, एज वो और इंडिया में अपने कॉलोनीज को संभालने की हालत में बिल्कुल भी नहीं थे और इसलिए यहाँ पे जर्मनी को एक बहुत बड़ा क्रेडिट दिया जाता है। बट दोस्तों यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है कि क्या अगर हिटलर हेल्प नहीं करता तो क्या कभी इंडिया को इंडिपेंडेंस नहीं मिलती? वेल, इस सवाल का जवाब मैं आपको सबसे बेस्ट वे में दूंगा अपने थर्ड टाइम फ्रेम को यूज करके, जो हमने पहले 2 टाइम फ्रेम्स के बाद सीक्रेट रखा था और वो थर्ड टाइम फ्रेम है दोस्तों साल 1914 टू 1918 और इस दौर में हुआ था वर्ल्ड वॉर 1 यानी कि प्रथम विश्व युद्ध। अब आप खुद सोच के देखिए दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 1 में भी ब्रिटेन और जर्मनी जो थे वो कट्टर दुश्मन थे और तब भी ब्रिटेन और जर्मनी के बीच में वॉर्स हुए थे, काफी खतरनाक बैटल्स हुए थे। साथ ही वर्ल्ड वॉर 1 के समय में भी ब्रिटेन काफी हैवी लॉसेस झेल चुकी थी, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान पहुंचा था, उनके कहीं हजार लाखों सोल्जर्स और सिविलियंस मारे गए थे, इकोनॉमी उनकी तहस नहस हो गई थी। बट यहाँ इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि यहाँ पे तो ब्रिटेन ने इंडिया को इंडिपेंडेंस नहीं दी थी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में, एज लॉसेस तो तब भी हुए थे और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी हुए थे। तो इसका एक क्लियर कट सा जवाब है कि द राइज ऑफ नेशनलिज्म came much more after World War 1। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद इंडिया में कहीं बड़े बड़े फ्रीडम मूवमेंट्स हुए, कहीं आजादी के लिए बहुत बड़े बड़े मूवमेंट्स चलाए गए। इंडिया के विभिन्न वर्ग के लोग साथ है भारत को आजादी दिलाने के लिए और यहाँ पे इंडिया में एक बहुत बड़ा यूनिफिकेशन ड्राइव भी शुरू हो चुका था। साथ ही कहीं बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानियों के अंडर में लोग और ज्यादा हिम्मत जुटा पाए थे इस दौर में और वर्ल्ड वॉर 1 के बाद से इंडिया की एक्चुअल इंडिपेंडेंस स्ट्रगल शुरू हो गई थी और वर्ल्ड वॉर 2 आते आते इसने एक बहुत ही ज्यादा भयानक रूप धारण कर लिया था। बिकॉज इंडिया के लोग इतने ज्यादा यूनाइट हो चुके थे ब्रिटिश राज के खिलाफ, ब्रिटिश सरकार के लिए उनकी इस यूनिटी को तोड़ पाना लगभग नामुमकिन था और इतने सारे फ्रीडम मूवमेंट्स चल रहे थे उस टाइम कि ब्रिटेन इसे और नहीं संभाल पा रहा था, उन्हें एक तरह से इसका बहुत बड़ा लॉस झेलना पड़ रहा था। इसी वजह से ब्रिटेन को मजबूरन इंडिया को यहाँ पे आजाद करना पड़ा था। अब दोस्तों मेरा यहाँ पे ओपिनियन तो ये है कि इंडिया को किसी फॉरेन फोर्स यानी कि जर्मनी या किसी और देश की वजह से नहीं बल्कि अपने खुद के फ्रीडम स्ट्रगल की वजह से ही इंडिपेंडेंस मिली है। अगर इंडियन सही टाइम पे यूनाइट नहीं होते, अगर उनका ये मन नहीं होता कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए और हमें इसके लिए लड़ना पड़ेगा, हमें अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, तो इंडिया शायद 1947 में आजाद नहीं होती। तो आपके इस वीडियो पे क्या व्यूज है आप मुझे कमेंट्स में जरूर बता सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, बेल आइकन को भी क्लिक कर देना। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपसे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।